हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है, सबसे पहले एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालती हैं बिना किसी डक्ट की हेल्प से। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो टाइप की ही ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपने सीक्रेशन, अपने हार्मोन को एक डक्ट की हेल्प से, जो कि एक ल्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी हेल्प से बॉडी सरफेस एरिया पे ट्रांसपोर्ट करती है। बजाय कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, वो डायरेक्टली अपने सीक्रेशन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देती है बिना किसी डक्ट की हेल्प से। तो आज अपन थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड जो होती है एक बटरफ्लाई शेप की स्ट्रक्चर होती है, जो कि मेनली दो लोब से मिलकर बनी होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये जो दोनों लोब हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको इस्थमस बोलते हैं, थायराइड इस्थमस, जो कि दोनों थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब को आपस में कनेक्ट करके रखता है। थायराइड ग्लैंड का जो वेट होता है वो एक अडल्ट के अंदर 25 ग्राम का होता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फीमेल्स के अंदर साइज़ में ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू द मेल। जो थायराइड ग्लैंड की जो साइज़ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 3 सेंटीमीटर वाइड होती है और 2 सेंटीमीटर थिक होती है। तो अब अपन देखते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन की बात करें तो जो लीवर होती है वो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड में जो थायराइड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है उससे मेनली जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन जो कि मेन होता है थायराइड ग्लैंड का, ये जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी के ऑल ओवर सेल्स पे जाके एक्ट करता है और मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लोकेशन की। जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ सिचुएटेड होती है? इन द नेक, इन्फीरियर द लैरिंग्स एंड स्पेनिंग ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ट्रेकिया। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो नेक रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो जो एडम एप्पल होता है उसके जस्ट बिलो सिचुएटेड होती है। एडम एप्पल क्या होता है? एडम एप्पल जो होता है एक लैरिंजियल प्रोमिनेंस होता है। प्रोमिनेंस मतलब कि एक उभरा हुआ पार्ट होता है। लैरिंग्स का जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस, इसको अपन एडम एप्पल बोलते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायराइड कार्टिलेज यानी कि एडम एप्पल के जस्ट बिलो में सिचुएटेड होती है। फंक्शन देखें तो सीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन एंड सीक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड के अंदर मेनली दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, फोलिकुलर सेल और पेरिफोलिकुलर सेल। जो फोलिकुलर सेल जो कि मेन सेल होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन जिसके अंदर आते हैं T3 एंड T4 हार्मोन। T3 का मतलब है ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसके अंदर आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन उसको T3 बोलते हैं। टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसका अंदर जो आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अपन इसको T4 बोलते हैं। तो जो T3 और T4 जो कि मेन होते हैं हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड को, इन दोनों हार्मोन को कंबाइंडली अपन थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। दूसरे एक और टाइप का हार्मोन है जो कि सीक्रेट और सिंथेसाइज करवाया जाता है थायराइड ग्लैंड से, वो होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो पैराफोलिकुलर सेल से सिंथेसाइज और सीक्रेट करवाया जाता है। पैराफोलिकुलर सेल्स जिनका अदर नेम होता है सी सेल्स। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो एंटागोनिस्ट होता है पैराथार्मोन हार्मोन के, जिसको अपन शॉर्ट में PTH बोलते हैं। जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिंथेसाइज करवाया जाता है। ये जो पैराथार्मोन हार्मोन और जो कैल्सिटोनिन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के अपोजिट एक्शन है वो शो करते हैं। जो कैल्सिटोनिन और PTH हार्मोन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए। वो कैसे कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर देता है। दूसरा जो पैराथार्मोन हार्मोन जिसको अपन शॉर्ट में PTH बोलते हैं, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए। जो नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होता है ब्लड के अंदर वो होता है 9 to 11 mg/dl। तो ये अपन ने देखी दो हार्मोन के बारे में जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ करवाए जाते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट देखते हैं
थायरॉयड ग्लैंड एंटीरियर सरफेस ऑफ ट्रेकिया जस्ट इन्फीरियर ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज। सेम थिंग कि जो थायरॉयड ग्लैंड है वो एडम एप्पल्स के जस्ट इन्फीरियर में बिलो में सिचुएटेड होता है। टू लोब्स कनेक्टेड बाय द इस्थमस। जो थायरॉयड ग्लैंड है वो मेनली दो लोब से मिलके बनी हुई होती है। ये दो लोब से मिलके बनी होती है। ये जो दोनों लोब होते हैं वो इस्थमस, थायरॉयड इस्थमस जिसको अपन बोलते हैं, ये जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है, दोनों लोब को आपस में कनेक्ट रखने का काम करता है थायरॉयड इस्थमस। अगर अपन माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो थायरॉयड ग्लैंड है वो कौन कौन से सेल से मिलके बनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर मेनली दो टाइप के सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है फोलिकुलर सेल्स जो कि मेन सेल होते हैं थायरॉयड ग्लैंड के अंदर, जैसे लार्जेस्ट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा दूसरा सी सेल्स जिसको अपन दूसरे नाम से जानते हैं पैराफोलिकुलर सेल्स। तो ये दो टाइप के सेल्स हैं जो कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करते हैं। थायरॉयड फोलिकल जो कि फोलिकुलर सेल्स जो कि मेनली जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिंथेसिस और सीक्रेशन करते हैं, जिसके अंदर T3 एंड T4 हार्मोन। सी सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं वो अपनी साइज में और शेप में वेरिएंट होते हैं। इनकी जो साइज़ है वो अलग अलग होती है। उसके अलावा शेप ये क्यूबोइडल शेप से लेके कोलमनार शेप के होते हैं। उसके अलावा जो इनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं इनके फोलिकुलर सेल्स हैं वहीं पे जाके जो TSH हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, वो जो कि मेनली TSH रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, थायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाने के लिए। तो जो TSH हार्मोन होता है वही जाके एक्ट करता है फोलिकुलर सेल्स पे, जिससे T3 एंड T4 हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है। अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप थायरॉयड ग्लैंड का एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू देख सकते हैं। एंटीरियरली देख सकते हैं कि जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो दो लोब से मिलके बनी होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, जो कि कनेक्टेड है एक इस्थमस से। उसके अलावा आप पोस्टीरियर पार्ट देख सकते हैं इसका। पोस्टीरियर में इसके कि पोस्टीरियर साइड में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि दोनों सुपीरियर और लोअर पोल पे आपको दिख रही हैं। जो राइट साइड में प्रेजेंट होंगी उसको अपन ने नेम्ड किया है कि जो राइट सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जो कि लोअर पोल पे सिचुएटेड है उसको अपन ने नेम किया है कि राइट इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थायरॉयडेक्टोमी के टाइम पे, मतलब जब थायरॉयड की सर्जरी की जाती है किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है कि बहुत ध्यान से उसकी सर्जरी की जाए, क्योंकि अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड है डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो अराइज हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी, थायरॉयड ग्लैंड की सर्जरी के टाइम पे ये ज़रूरी होता है कि इस चीज़ का प्रिकॉशन लिया जाए कि कहीं पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद अपन इसका माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोलिकुलर सेल्स और पैराफोलिकुलर सेल्स, जिनका दूसरा नाम होता है सी सेल्स, उनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो फोलिकुलर सेल्स हैं वो वेरिएंट होते हैं, साइज़ में और शेप में वेरिएंट होते हैं, इनकी डिफरेंट साइज़ होती है। जो फोलिकुलर सेल्स के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं उसके अंदर एक कोलोइडल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको एक प्रोटीनीशियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीनीशियस सब्सटेंस के अंदर ही जो अपने मेन हार्मोन होते हैं थायरॉयड ग्लैंड के, T3 एंड T4 हार्मोन, वो स्टोर होके रखते हैं। T3 एंड T4 हार्मोन है वो कोलोइडल सब्सटेंस के अंदर स्टोर होके रहते हैं। जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे यहाँ से ही जब प्रोटियोलाइटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कोलोइडल सब्सटेंस है वो ब्रेक होता है, और T3 और T4 हार्मोन है वो एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन से अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके जो अपना मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको शो करते हैं रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद। तो उसके अलावा क्योंकि जो थायरॉयड ग्लैंड होती है, तो सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होती है आयोडीन। आयोडीन है वो इसेंशियल होती है किसके लिए, T3 एंड T4 हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। तो जो आयोडीन है जो अपन डाइट में लेते हैं उससे ही वही आयोडीन है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि जो अपनी थायरॉयड ग्लैंड होती है वो हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है, सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है अपने थायरॉयड ग्लैंड को। तो जो
थायरॉइड ग्लैंड को मेनली अपन ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टीरियल सप्लाई जो होती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करवाई जाती है थायरॉइड ग्लैंड को। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मेनली थायरॉइड सुपीरियर थायरॉइड वेन और इन मिडल थायरॉइड वेन के थ्रू जो वीनस ड्रेनेज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन किया जाता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नर्व सप्लाई के लिए। नेक्स्ट देखते हैं थायरॉइड सिस्टम। तो जो ये पूरी जो प्रोसेस है जिसके अंदर T3 एंड T4 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है ना, उनका रिलीज़ होता है। रिलीज़ होने के बाद वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना एक्शन करती हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो एक मैकेनिज़्म के अंदर वर्क करती है। जैसे देखते हैं सबसे पहले कि जब भी अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है T3 एंड T4 हार्मोन की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो अपना ब्रेन होता है, ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये चीज़ अपन जानते हैं कि हमारी बॉडी की ऑल ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी की ऑल ओवर फंक्शंस को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो अपना नर्वस सिस्टम करता है। जब भी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी किसकी, T3 एंड T4 हार्मोन की, तो उस टाइम पे जो हाइपोथैलेमस होगा जो कि ब्रेन का पार्ट होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के। सबसे पहले ये जो पूरी प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम होगा वो हाइपोथैलेमस से होगा। तो हाइपोथैलेमस से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो मेनली 2 टाइप के हार्मोन हैं, उनको रिलीज़ करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन जिसको अपन दूसरा स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं, और इनहिबिटरी हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो कि दूसरे हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उनको अपन बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। तो अब जब, क्योंकि बॉडी के अंदर अभी क्या है, रिक्वायरमेंट है T3 एंड T4 की, तो उस टाइम पे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीजिंग हार्मोन है उसको रिलीज़ करेगा, जो कि स्पेसिफिकली इसके लिए जो हार्मोन होता है वो होता है TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो जाके स्पेसिफिकली एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी मेनली 3 लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो TRH हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो मेनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही क्यों एक्ट करता है जाके, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं थायरोट्रोफ सेल्स, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो थायरोट्रोफ सेल्स होते हैं उन पे जाके एक्ट करता है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन थायरोट्रोफ सेल्स पे जाके एक्ट करेगा और थायरोट्रोफ सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से थायरोट्रोफ सेल्स हैं वो TSH हार्मोन, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करवा देंगे। जब थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन हो जाएगा तो जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है T3 एंड T4 हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, फॉर्मेशन के लिए। तो क्योंकि जो T3 एंड जो TSH हार्मोन है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जाके एक्ट करेगा थायरॉयड ग्लैंड पे, जो कि अपनी मेन ग्लैंड है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। थायरॉयड ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा। थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही भी कौन से सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, फॉलिकुलर सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, क्योंकि फॉलिकुलर सेल्स के अंदर ही T3 एंड T4 हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। T3 फॉलिकुलर सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, जिससे T3 एंड T4 हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिलीज़ हो जाएगा। अब अपन ने इसके जो मेन फंक्शन होते हैं, T3 एंड T4 हार्मोन के जो मेन फंक्शन होते हैं उसके बारे में देखते हैं अपन। सबसे पहला फंक्शन है कि इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म। जो थायरोक्सिन हार्मोन, T3 एंड T4 हार्मोन, जिनको अपन कंबाइंड में थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रेट होती है जिसको अपन बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको इंक्रीज़ कर देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्टिंग टाइम पे जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर सेल के थ्रू, जो सेल से जो एक्सपेंडिचर करवाया जाता है एनर्जी का, उसको अपन बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होगा वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देगा। दूसरा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, मैंने पहले बताया था कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी के ऑल ओवर सेल्स पे जाके एक्ट करता है और मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है
करता है बॉडी की सेल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। उसके अलावा इंक्रीज कैटाकोलामाइन इफेक्ट, जो कैटाकोलामाइन इफेक्ट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। कैसे? क्योंकि जो कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं, कैटाकोलामाइन जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि नर्व सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इससे नर्व सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिससे नॉर्मल नर्व सप्लाई है वो मेंटेन रहेगी, जिससे जो फंक्शन है, सेलुलर फंक्शन है, वो कंटिन्यू रह सकेगा। तो ये काम होता है थायराइड सिस्टम के अंडर में आता है। उसके अलावा अपन अब पढ़ेंगे स्टेप वाइज कि थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका सीक्रेशन कैसे होता है, उसका स्टोरेज कैसे होता है। सबसे पहले स्टेप है आयोडाइड ट्रैपिंग, जिसके अंदर अपन देखते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो अपनी थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है थायराइड ग्लैंड के पास। जो अपन आयोडीन इनटेक करते हैं डाइट के थ्रू, जो भी अपन आयोडीन लेते हैं वो सर्कुलेशन के थ्रू जाती है, थायराइड ग्लैंड के पास जाती है सर्कुलेशन के थ्रू। और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है सर्कुलेशन के अंदर, जो मोस्ट ऑफ द आयोडीन प्रेजेंट होती है वो ट्रैप कर ली जाती है थायराइड ग्लैंड के थ्रू। तो जो आयोडीन जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आयोडाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो आयोडाइड है उसको ट्रैप कर लिया जाता है थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड ट्रैप कर लेती है आयोडाइड को। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ इतना होता है कि आयोडाइड को ट्रैप कर लिया जाता है, कैच कर लिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन से ले लिया जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। उसके बाद अपन सेकंड स्टेप देखते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड। इसके अंदर आता है कि जो आयोडाइड ट्रैप किया गया है उसको अब आयोडीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। आयोडाइड को आयोडीन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि पेरी ऑक्सीडेज एंजाइम, ये हेल्प करती है आयोडाइड के ऑक्सीडेशन में और आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देती है, जो कि मेनली अपने को चाहिए होती है T3 and T4 हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। उसके बाद होता है इसका ऑर्गेनिफिकेशन। अब क्या होता है कि जो आयोडाइड थी वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद टायरोसिन जो होती है एक प्रोटीन होती है, एक टाइप ऑफ अमीनो एसिड होता है जो कि इसेंशियल होता है इस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए। टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। ये जो टायरोसिन जो होता है उस आयोडीन के साथ जाके कंबाइन कर जाता है। इस टाइम पे इस स्टेप के अंदर ऑर्गेनिफिकेशन होता है, जिसके अंदर आयोडीन जो होता है वो टायरोसिन के साथ कंबाइंड होता है। उससे अगर एक आयोडीन मॉलिक्यूल से कंबाइंड, अगर टायरोसिन एक आयोडीन मॉलिक्यूल से कंबाइंड होता है तो मोनोआयोडो टायरोसिन बनता है। दूसरा अगर दो आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है तो डाई आयोडो टायरोसिन बनता है। तो इस प्रोसेस के अंदर अपने पास MIT जिसको मोनो आयोडो टायरोसिन और DIT डाई आयोडो टायरोसिन फॉर्म होते हैं। उसके बाद जो अपनी फोर्थ प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपने हार्मोन का फॉर्मेशन होता है T3 and T4 एक कपलिंग के थ्रू, जिसके अंदर DIT डाई आयोडो टायरोसिन प्लस मोनो आयोडो टायरोसिन आपस में कंबाइंड होते हैं और T3 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर T3 हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाता है। T3 इसके लिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा डाई आयोडो थायरोनिन प्लस मोनो आयोडो थायरोनिन है वो आपस में कंबाइंड होते हैं और T4 हार्मोन का सिंथेसिस होता है। T4 हार्मोन क्योंकि इसके अंदर आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं। अब अपने यहाँ तक कि क्या हुआ कि अपने जो T3 and T4 हार्मोन है उनका सिंथेसिस है वो हो चुका है, इनका फॉर्मेशन हो गया। अब सिंथेसिस के बाद आती है बात इनकी स्टोरेज की, ये कहाँ पे जाके स्टोर होते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फोलिकुलर सेल्स होते हैं, फोलिकुलर सेल्स के की जो कवरिंग होती है, फोलिकुलर सेल्स की जो लेयर होती है उनके बीच में एक कोलोइडल सब्सटेंस, एक प्रोटीनियस सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीनियस सब्सटेंस के अंदर जाके ये T3 and T4 हार्मोन है वो स्टोर हो जाते हैं। T3 वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं कोलोइडल सब्सटेंस के अंदर। फिर उसके बाद जब भी बॉडी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, T3 and T4 हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, तब इनका रिलीज़ कैसे होता है। तो इसका रिलीज जो होता है, इसका सीक्रेशन जो होता है वो 6th पॉइंट में देखेंगे अपन, जिसके अंदर एक्जोसाइटोसिस एंड प्रोटियोलाइसिस की हेल्प से इनका सीक्रेशन होता है। जो T3 and T4 जो कि कोलोइडल सब्सटेंस के अंदर स्टोर हो रखे थे, उस कोलोइडल सब्सटेंस का, उस प्रोटीनिशियस सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है, जिसको अपन प्रोटियोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। तो उस ब्रेक डाउन से T3 and T4 हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं।
और ये सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। कैसे? एक्जोसाइटोसिस की हेल्प से। एक्जोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस को सेल से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जोसाइटोसिस की हेल्प से T3 एंड T4 हार्मोन है वो रिलीज़ हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अपने सर्कुलेशन के अंदर। अब जब सर्कुलेशन के अंदर आ गए हैं T3 एंड T4 हार्मोन, अब ये सर्कुलेशन के थ्रू जो इनका जो टारगेट ऑर्गन है जिन पे इनका एक्शन शो होता है वहाँ पे जाएंगे सर्कुलेशन के थ्रू और अपना एक्शन है उसको शो करेंगे। तो अपन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो T4 हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है T3 हार्मोन से, लेकिन जो T4 हार्मोन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। T3 होता है वो एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। T3 ही जाके बाइंड होता है रिसेप्टर से और जो अपना एक्शन होता है उसको शो करता है। तो जब T3 एंड T4 हार्मोन सर्कुलेशन में आ जाते हैं, सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, पेरिफेरल टिश्यूज़ पे टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं, वहाँ पे जाके टारगेट ऑर्गन पे जो T4 होता है वो T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। T3 के अंदर इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि जो T4 होता है वो नॉन एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। T3 में कन्वर्ट होने के बाद जो T3 है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है। रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होने के बाद अपना जो एक्शन होता है वो शो करता है, कैरी आउट करता है। दूसरा एक चीज़ और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रिसेप्टर्स जो होते हैं बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, वो अपने स्पेसिफिक हार्मोन के लिए ही रिस्पोंड करते हैं। अगर कोई दूसरे टाइप का हार्मोन दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो रिसेप्टर्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं और रिसेप्टर्स भी हैं वो सेल में डिफरेंट पोजीशंस पे सिचुएटेड होते हैं। जैसे कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन पे सिचुएटेड होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर सिचुएटेड होते हैं और कुछ होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपन। ड्रग्स दैट इनहिबिट द 5-डिओडिनेज। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि इस थायरोक्सिन हार्मोन की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो अपन वो देखते हैं कि वो कौन से ड्रग होते हैं जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले स्टीरॉयड ड्रग होती हैं, वो इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। अमाइडोरोन, बीटा ब्लॉकर, थायोमाइड्स, ये कुछ ड्रग होती हैं जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं T4 वर्सेस T3, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी मैं कि जो T4 हार्मोन होता है उसका लेवल ज़्यादा होता है T3 से। जो T4 हार्मोन होता है उसका सिंथेसिस 90% होता है, T3 का जो सिंथेसिस है वो 9% होता है। जो T4 हार्मोन होता है वो 0.04% फ्रीली प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो T3 होता है वो 0.4% फ्रीली प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो T4 होता है वो नॉन एक्टिव होता है, T3 होता है वो एक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो T4 है वो T3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है टारगेट ऑर्गन पे जाके, और T3 है वही अब रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर अपना जो एक्शन है उसको शो करता है। तो जो T4 और T3 का रेशियो होता है वो 1:2 होता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे एक्शन होता है। सबसे पहले इसका सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाया जाता है, उसके बाद इसको ये सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन पे जाता है, टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना जो मेन एक्शन होता है उसको कैरी आउट करवाता है। तो जिसमें सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो कि मेन रोल है वो प्ले करता है इसके सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन सीक्रेट हुआ, TSH जाके एक्ट करा थायराइड ग्लैंड पे, जिससे T3 और T4 का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन के बाद उन रिलीज़ हुआ ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन से अपने टारगेट ऑर्गन पे गया, टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना जो एक्शन है वो शो किया। ये सेम वही सिस्टम है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे किस वे में एक पूरे मैकेनिज्म होता है जिस वे में हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है और जो उसके फंक्शन हैं वो परफॉर्म करवाए जाते हैं। थायराइड हार्मोन्स टारगेट ऑलमोस्ट एवरी बॉडी सेल्स। जो थायराइड हार्मोन की जो थायराइड ग्लैंड की जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के ऑल ओवर सेल्स पे जाके एक्ट करते हैं, और जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी के ऑल ओवर सेल्स पे जाके एक्ट करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। नेक्स्ट वन इज
कैन एंटर सेल एंड बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऑन माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। कि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर हैं वो सेल के विदिन में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर थायरोक्सिन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। थायरोक्सिन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो थायरोक्सिन है वो इंट्रासेलुलरली जाके माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ जाके बाइंड होता है और जो अपनी एक्टिविटी है, अपना जो फंक्शन है उसको कैरी आउट करवाता है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट है वो परफॉर्म करता है थायरोक्सिन हार्मोन। सबसे पहले जो एटीपी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। एटीपी मतलब कि एनर्जी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। अब एनर्जी का प्रोडक्शन को क्यों इंक्रीज़ करेगा? क्योंकि अपन ने देखा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन जिसका मेन फंक्शन होता है कि सेलुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सेलुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर ग्रोथ डेवलपमेंट होगी सेल की तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। इस वजह से जो अपना जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो एटीपी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट देखें तो इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन कंजप्शन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर जो कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, मेनली जो भी केमिकल रिएक्शन सेलुलर लेवल पे जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सारी जो होती हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन है वो कैरी आउट करवाई जाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो उसकी प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन है वो कैरी आउट करवाई जाती हैं, क्योंकि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी तो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो ज़्यादा होंगी, जिससे ऑक्सीजन के जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। सेम थिंग कि अगर ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होगी तो उसकी वजह से अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल मस्कुलर नर्वस सिस्टम इन फीटस एंड चिल्ड्रन। कि मैंने आपको बताया कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो मेनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फीटल लाइफ के टाइम पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है हमारी बॉडी के ऑल ओवर सिस्टम का, जैसे कि स्केलेटल हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, मस्कुलर हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। अब अपन देखते हैं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर कैसे अपना इफेक्ट है वो शो करता है। सबसे पहले इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट अप रेगुलेट द कैटेकोलामाइन रिसेप्टर्स। इसका मतलब ये है क्योंकि वो जो सेलुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई की जो डिमांड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस ब्लड सप्लाई की इंक्रीज डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए क्या होगी, ज़्यादा ब्लड सप्लाई है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज़ करवा देगा थायरोक्सिन हार्मोन। इससे मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो जो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड है वो पंप करेगा, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। और क्योंकि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब रेगुलेट द कैटेकोलामाइन रिसेप्टर्स। जो कैटेकोलामाइन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके इफ़ेक्ट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे अपना इफ़ेक्ट है वो शो करता है। सबसे पहले अपन देखते हैं इंक्रीज रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ कर देता है। रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है? रेस्पिरेटरी रेट मतलब कि अपन 1 मिनट के अंदर जो 1 मिनट के अंदर कितने टाइम तक अपन ब्रीथ कर सकते हैं वो जो रेट होती है उसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेट। और जो रेस्टिंग के टाइम पे अपन जो रेस्पिरेशन करते हैं उसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज़ कर देता है। एक अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट होती है वो होती है 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंक्रीज माइन्यूट वेंटिलेशन। माइन्यूट वेंटिलेशन को भी इंक्रीज़ कर देता है। माइन्यूट वेंटिलेशन क्या होती है कि जो
जो वॉल्यूम ऑफ गैस अपन एक्सेल और इनहेल करते हैं उसकी जो रेट होती है उसको अपन बोलते हैं माइनर वेंटिलेशन रेट। तो उस रेट को भी इंक्रीज़ कर देता है थायरोक्सिन हार्मोन। उसके अलावा इंक्रीज वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू हाइपरकैप्निया एंड हाइपोक्सिया। अब हाइपरकैप्निया और हाइपोक्सिया क्या होते हैं? हाइपरकैप्निया का मतलब होता है कि CO2 का लेवल है वो नॉर्मल से इंक्रीज़ हो जाना टिश्यू लेवल पे, और हाइपोक्सिया का मतलब है कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नॉर्मल से डिक्रीज़ हो जाना टिश्यू लेवल पे। क्योंकि ऑक्सीजन है वो बहुत ही रिक्वायर्ड होती है, बहुत इसेंशियल होती है हमारी बॉडी की ऑल ओवर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। और जो CO2 एक्सेसिव जो CO2 एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो अपने बॉडी के अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशन है वो सीवियर कॉम्प्लिकेटिव इफेक्ट है वो शो करती है। तो अब रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है कि जो एक्सेसिव CO2 एक्यूमुलेट हो रखा है अपनी बॉडी के अंदर उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो उस सिचुएशन के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है कि जो अपना वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स होता है, जो अपनी इनहेल और एक्सहेल की जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इससे वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ कर देगा, जिससे जो एक्सेसिव CO2 एक्यूमुलेट हो रखी है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए, बाहर एक्सहेल करवाई जाए। अब अपन देखते हैं कि किडनी पे, रीनल सिस्टम पे क्या इफ़ेक्ट शो करता है, जिसमें सबसे पहले अपन देखते हैं इंक्रीज ब्लड फ्लो। क्योंकि फोर्स ऑफ CVS के अंदर अपन ने देखा कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ कर देगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो कार्डियो आउटपुट बढ़ रहा है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा कि जो इसकी वजह से क्या होगा कि जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होगा वो किडनी की जो ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर देगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किडनी के पास ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ब्लड को फिल्टर करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी जो GFR रेट होगी, फिल्टर करने की जो रेट होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उस पर कैसे इफेक्ट शो करता है, जिसमें सबसे पहले जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसके मास को, उसके नंबर को इंक्रीज़ कर देगा। उसके अलावा इंक्रीज ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन है उसको इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि थायराइड हार्मोन एक्शन विच इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल साइज, नंबर एंड की एंजाइम्स। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ को इंक्रीज़ कर देगा, नंबर इंक्रीज़ कर देगा। और जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स क्या होती हैं? एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं कोई भी केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवाने के लिए। तो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स को इंक्रीज़ कर देगा। नेक्स्ट, इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम एटीपीज एक्टिविटी, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज एक्टिविटी होगी उसको इंक्रीज़ कर देगा। इंक्रीज फ्यूटाइल थर्मोजेनिक एनर्जी साइकिल, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑल ओवर हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होंगी उनको इंक्रीज़ कर देगा, जिससे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ द थायराइड हार्मोन ऑन द इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म। अब अपनी ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म पे कैसे अपना इफेक्ट शो करता है, जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द GI ट्रैक्ट। अब ये क्या करता है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है वहाँ से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। वो क्यों? क्योंकि जो सेलुलर डिमांड है ग्लूकोज के लिए, जो सेलुलर डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सेलुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और एनर्जी है वो अपने को ग्लूकोज से मिलती है। तो ग्लूकोज की डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी वजह से जो थायरोक्सिन हार्मोन होगा वो GI ट्रैक्ट से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर देगा, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो ट्रांसपोर्ट हो सके सेलुलर लेवल पे और ATP प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन टर्नओवर। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन है उनको उनके टर्नओवर को इंक्रीज़ कर देगा। डाउन रेगुलेट इंसुलिन रिसेप्टर्स, क्योंकि जो अपना जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो हाइपरग्लाइसीमिक नेचर का हार्मोन होता है। हाइपरग्लाइसीमिक मतलब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा, ये जो होता है वो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको इनहिबिट कर देता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक ओनली ऐसा हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। बाकी जितने भी हार्मोन होते हैं वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं।
तो जो इंसुलिन और जो थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट जो एक्शन है वो शो करते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब एक दूसरे के अपोजिट एक्शन है वो शो करते हैं। इंक्रीज सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी, जो सबस्ट्रेट की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। सबस्ट्रेट मतलब कि सेल के ऊपर एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई भी एंजाइम जाके अटैच होती है और अपना जो एक्शन है वो शो करवाती है। तो ये क्या करता है कि जो सबस्ट्रेट की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन है वो हो सके। अब अपन देखते हैं ग्रोथ और टिश्यू डेवलपमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट करता है। कि जैसे कि मैंने बताया कि जो अपना जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये जितने भी पॉइंट है सारे उसी के अंडर में आते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन ऑफ बोन, जो बोन होती है उनकी ग्रोथ करवाता है और मैच्यूरेशन करवाता है। इंक्रीज टूथ डेवलपमेंट एंड इरप्शन, टूथ डेवलपमेंट और इरप्शन करवाता है। इंक्रीज ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन ऑफ एपिडर्मिस, हेयर फॉलिकल्स एंड नेल्स, जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसकी ग्रोथ और मैच्यूरेशन को इंक्रीज कर देता है। हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है, नेल्स की ग्रोथ करवाता है। उसके अलावा इंक्रीज रेट एंड फोर्स ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और जो कॉन्ट्रैक्शन को और उनकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की जो रेट होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिससे मस्कुलर सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो सके। उसके अलावा इनहिबिट सिंथेसिस एंड इंक्रीज डिग्रेडेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की जो फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देगा और उसकी डिग्रेडेशन को, उसकी ब्रेकडाउन को इंक्रीज़ कर देगा। अब अपन देखते हैं कि नर्वस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट शो करता है। फर्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल फॉर नॉर्मल CNS न्यूरोनल डेवलपमेंट। ये जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन जैसे कि ऑल ओवर बॉडी सेल्स पे वर्क करता है और सेलुलर ग्रोथ करवाता है। तो ये जो होता है वो अपने नर्वस सिस्टम की ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एनहांस द वेकफुलनेस एंड अलर्टनेस, वेकफुलनेस और अलर्टनेस को एनहांस कर देता है। मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी को एनहांस कर देता है। ये जो होता है नॉर्मल जो इमोशनल टोन होती है, किसी भी पर्सन की जो नॉर्मल इमोशनल टोन होती है उसको मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा इंक्रीज स्पीड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ पेरिफेरल नर्व रिफ्लेक्सेस। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जो कोई भी स्टिमुलस का जो भी इफ़ेक्ट होता है उसको इनिशिएट करने की जो कैपेसिटी होती है, उसकी स्पीड होती है, उसको बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड। तो ये जो होता है एम्पलीट्यूड और स्पीड को, नर्व रिफ्लेक्सेस की जो एम्पलीट्यूड और स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, जिससे प्रॉपरली नर्व सप्लाई है वो पहुंच सके। अब अपन देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कैसे इफेक्ट शो करता है, जिसके अंदर फर्स्ट है रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड ओवुलेशन इन द फीमेल। जो फीमेल ओवरीज होती हैं उनके जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट करवाता है, क्योंकि अगर फॉलिकुलर सेल्स की डेवलपमेंट होगी तो ही 14th डे पे जो ओवुलेशन है वो होगा। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प करता है। उसके अलावा रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होता है थायरोक्सिन हार्मोन। उसके अलावा क्योंकि अब मैंने पहले बताया था कि फीटल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थायरोक्सिन हार्मोन। उसके अलावा रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस इन द मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है थायरोक्सिन हार्मोन। अब अपन ये देखते हैं रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अब ये जो T3 एंड T4 की जो ब्लड के अंदर लेवल कब इंक्रीज़ होगा कब डिक्रीज़ होगा वो डिपेंड करता है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट पे। जब हमारी बॉडी के अंदर T3 एंड T4 हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, जब ज़रूरत है, तो उस टाइम पे कैसे हमारा जो ब्रेन है वो स्टिमुलेट हो जाता है और एक पूरे मैकेनिज्म की हेल्प से T3 एंड T4 हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाया जाता है। तो जब क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी T3 एंड T4 हार्मोन की, तो उस टाइम पे ये जो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वो TRH वो जो कि एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रोफ सेल्स पे, जिससे TSH है वो रिलीज होगा। TSH एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स पे, जिससे T3 T4 का फॉर्मेशन होगा, रिलीज और सीक्रेशन होगा।
उसके बाद जब उसका एक्शन पूरा हो जाता है, जब बॉडी के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो उस टाइम पे एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो काम करता है, जिसके थ्रू जो इंक्रीज जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिटरी हार्मोन है उसको रिलीज़ करता है। ये इनहिबिटरी हार्मोन जाके एक्ट करता है सेम एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रोफ सेल्स पे, और थायरोट्रोफ सेल्स को जो है डीएक्टिवेट कर देता है। थायरोट्रोफ सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज़ कर देता है, जिससे टीएसएच हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता, सीक्रेशन नहीं होता। अगर टीएसएच हार्मोन का सिंथेसिस और सीक्रेशन नहीं होगा तो फोलिकुलर सेल्स पे से T4 और T3 का सिंथेसिस और सीक्रेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म है वर्क करता है, जिससे T3 और T4 का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो रेगुलेट होके रहता है। थैंक यू। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी।